नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। कह रहा है इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। कह रहा है इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे दोस्तों, मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पहली और दूसरी क्लास में करवाए थे। आपको दो सहअभाज्य संख्याओं का, दो लगातार विषम संख्याओं का, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकलवाया था। याद है? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आपको याद है तो आप मुझे बताइए कि यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। कहोगे देखिए, दो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है, दो सहअभाज्य संख्याएं एक ऐसी संख्या होती है जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है, और कुछ कॉमन ना होने के कारण उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, उन दोनों सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो कुछ और नहीं होता है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है। इसलिए यदि इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 117 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, तो कहो भैया मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भैया उन दोनों सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम 117 होगा। हाँ कि ना कहोगे? मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब आपको जानकारी अच्छी खासी हो गई है। कहोगे हाँ, हमें जानकारी हो गई है, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, इसलिए जानकारी हमें अच्छे तरीके से हो गई है। एलसीएम एचसीएफ होता है क्या है। मैंने कहा ठीक है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे। आपको दो सहअभाज्य संख्याएं का एलसीएम क्या होता है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं करवाए थे। आपको दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं करवाए थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों एग्जाम्पल के सहारे समझ लेते हैं एक बार। यदि दोस्तों दो सहअभाज्य संख्याएं 7,8 है, यदि दोस्तों दो सहअभाज्य संख्या 7,8 है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम होगा कितना। कहोगे देखिए, दो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती है जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है, और कॉमन ना होने के कारण उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कुछ और नहीं होता, उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन होता है। मतलब कहोगे, मतलब इन दोनों संख्याओं का अगर एलसीएम देखा जाए तो 56 होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम 56 होगा तो आप बताइए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा कितना। कहोगे देखिए, एचसीएफ जो होता है कॉमन वैल्यू होती है, एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन वैल्यू होती है, और इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं में देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन वैल्यू जो है एक है। कहोगे इस प्रकार देखा जाए इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं में तो एक के अलावा कुछ कॉमन वैल्यू नहीं है, इसलिए इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होगा। क्योंकि इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं में केवल एक ही कॉमन वैल्यू है, इसलिए इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम तो मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन उन दोनों सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? कहोगे एक होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक एग्जांपल और देता हूं, आप उसका बताइए एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। यदि मैं दोस्तों आपसे कहूं कि यदि दो लगातार विषम संख्याएं, यदि दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि यदि दो लगातार विषम संख्याएं 15,17 है, तो इन दोनों लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। कहोगे देखिए, दो लगातार विषम संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होती है, कुछ कॉमन वैल्यू ना होने के कारण इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, इसका मतलब आपको अच्छी जानकारी है। हो गया हाँ। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना। कहोगे देखिए, जब भी दो लगातार विषम संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो उनके बीच में जो संख्या आती है उसका स्क्वायर कर देते हैं और एक घटा देते हैं। तो 16 का स्क्वायर किया 256 में से एक घटाया 265। तो अगर इस प्रकार देखा जाए तो 265 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। मतलब दोनों संख्याएं जो थी, दोनों जो लगातार विषम संख्याएं थी, उनका एलसीएम 265 होगा। हो गया। हाँ, अगर दोस्तों दोनों लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम 265 है तो इन दोनों लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ होगा कितना? हो गया इन दोनों लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ तो 1 होगा। मैंने कहा क्यों? हो गया देखिए एचसीएफ का मतलब होता है, कहोगे देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन वैल्यू। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन वैल्यू, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें 1 के अलावा तो कुछ कॉमन वैल्यू होता ही ना है। इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन वैल्यू है ही ना, इसलिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है। यदि दोस्तों मैं कहूं कि यदि मैं दोस्तों आपसे कहूं कि यदि दो लगातार संख्याएं 18 और 19 है, यदि दो लगातार संख्याएं 18 और 19 है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताइए कितना होगा? कहोगे देखिए यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है। कहोगे देखिए दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है और कुछ कॉमन वैल्यू ना होने के कारण उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही उन दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है। कहोगे देखिए दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है, कुछ कॉमन वैल्यू ना होने के कारण उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कुछ और नहीं होता, उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। अगर दोस्तों उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना? कहोगे देखिए जब भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं आती है और उनको मल्टीप्लाई करना होता है तो बड़ी वाली संख्या को दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो मैंने तोड़ लिया 18 + 1 में। अब 18 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा। कहोगे हाँ, और प्लस 18 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 में अगर मैं 18 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 8 4 12 2 हासिल लगे 1 4 342 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा तो 342 आएगा। कहोगे हाँ। अगर 342 आएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इन दोनों का एलसीएम 342 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 342 है तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा कितना? कहोगे देखिए एचसीएफ जो होती है कॉमन वैल्यू होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और इसमें देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन जो वैल्यू है 1 है, 1 के अलावा तो कुछ कॉमन वैल्यू है ही ना। मैंने कहा ठीक है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? कहोगे 1 होगा। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं, दो लगातार विषम संख्याएं और दो सहभाज्य संख्याएं का एचसीएफ कुछ और नहीं होता, एक ही होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो आपने खुद देखा दोस्तों कि दो लगातार विषम संख्याएं, दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं और दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक ही होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता है, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। आपको दोस्तों मैंने इस चीज के बारे में जिक्र नहीं किया था, आपको मैंने एलसीएम तो निकलवा दिया था लेकिन एचसीएफ नहीं निकलवाया था। तो दोस्तों मैं यहां पर जाकर आपको एचसीएफ के बारे में बता दिया है कि इन दोनों का आपको ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, बिना सोचे आप बोलिए। अगर दो लगातार विषम संख्या मिल रही है तुरंत बोल दीजिए भैया एचसीएफ 1 होगा। दो सहभाज्य संख्या मिल रही है तब भी कह दीजिए 1 होगा। दो लगातार प्राकृतिक संख्या मिल रही है तब भी कह दीजिए 1 होगा। दो अभाज्य संख्या मिल रही है तब भी कह दीजिए 1 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया? कहोगे हाँ, हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनके बीच में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं होता, ऐसी स्थिति में उनका एचसीएफ 1 होता है। हमेशा गांठ बांध लीजिए, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग, व लसापा
कह रहा है दो संख्याओं का योग व एलसीएम 156,504 है। कह रहा है दोनों सहअभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों सहअभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योग व लसह पर 156 है। ठीक है, कह रहा है कि वह कह रहा है दो संख्याओं का योग वह लसह पर 156 व 504 है। कह रहा है दोनों सहअभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने से पहले, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले, दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मुझे कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये देखिए, अगर आपको समझाने की जरूरत पड़ रही है तो आप समझाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं कहूं यदि दो संख्याएं 4x है, यदि दोस्तों दो संख्याएं 4x, 5x है, यदि दोस्तों दो संख्याएं 4x, 5x है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा कितना। कहोगे देखिए दोनों संख्याओं में देखा जाए तो कॉमन वैल्यू x है। कहोगे देखिए दोनों संख्याओं में देखा जाए तो कॉमन वैल्यू x है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ x होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों दोनों संख्याएं जो 4x, 5x, अगर दोस्तों दोनों संख्याएं जो 4x, 5x है, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ x है, तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों संख्याओं का योगफल है कितना। इन दोनों संख्याओं का योगफल है कितना। कहोगे देखिए पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या 5x है, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों संख्याओं का योग 9x है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं का, जो दोनों संख्याएं थी उनका योग 9x है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है कितना। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा कितना। कहोगे देखिए एचसीएफ का एलसीएम कहता है कि भैया कॉमन वैल्यू को एक बार लिख लीजिए। कॉमन वैल्यू तो x है, कॉमन वैल्यू x है। उसके बाद कहता है कि भैया अदर जो वैल्यू बच रही है उसे लिख लीजिए। ठीक है, कॉमन वैल्यू को मैं ढक लिया तो अदर वैल्यू 4 बची है, यहाँ पर बची है 5, मैंने उसे लिख लिया, तो क्या आएगा। कहोगे 20x आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस समझाया हूं दोस्तों मैंने आपको, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं का योगफल 9x है और दोनों संख्याओं का एलसीएम 20x है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 20x है। ठीक है, अगर दोस्तों दोनों संख्याओं का योगफल 9x है और दोनों संख्याओं का एलसीएम 20x है, तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों संख्याओं के योगफल और इन दोनों संख्याओं के योगफल और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ होगा कितना। एचसीएफ होगा कितना। कहोगे देखिए दोनों संख्याओं में देखा जाए, कहोगे देखिए दोनों संख्याओं के योगफल और दोनों संख्याओं के एलसीएम में देखा जाए तो कॉमन वैल्यू x दिख रही है, इसलिए दोनों संख्याओं के योगफल और दोनों संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ x होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि दोनों संख्याओं के योगफल और एलसीएम का एचसीएफ वही है। तो दोस्तों आपने देखा कि दोनों संख्याओं के योगफल और दोनों संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ वही है जो वास्तव में दोनों संख्याओं का एचसीएफ था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि दोनों संख्याओं के योगफल और दोनों संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ वही है जो वास्तव में दोनों संख्याओं का एचसीएफ था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है। कि किन्हीं भी दो संख्याओं के योगफल या अंतर और एलसीएम का एचसीएफ वही होता है जो वास्तव में उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के योगफल और एलसीएम का एचसीएफ कुछ और नहीं होता है, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ही होता है। तो दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के योगफल और एलसीएम का एचसीएफ कुछ और नहीं होता है, वास्तव में उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ही होता है। हाँ कि ना कहोगे। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कहोगे हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल व लसह है 156 व 504 है। कह रहा है दोस्तों दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का योगफल 156 है। कह रहा है दोस्तों दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का योगफल 156 है व एलसीएम 504 है। कह रहा है दोस्तों दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का योगफल 156 है और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 504 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही कह रहा है। कह रहा है दोनों सहअभाज्य संख्याएं बताइए क्या होगी। कह रहा है दोनों सहअभाज्य संख्याएं बताइए क्या होगी, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, यदि दोनों संख्याओं का योगफल 156 है
और दोनों संख्याओं का एलसीएम 504 है, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा कितना? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा कितना? कहोगे देखिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर इन दोनों आप कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर का कोई फैक्टर होगा, तो हमें डिफरेंस लेने की जरूरत है। कहोगे अगर मैं दोस्तों डिफरेंस भी लेता हूं, अगर दोस्तों मैं डिफरेंस यहां पर लेता हूं, तो डिफरेंस अगर एचसीएफ नहीं होगा, अगर दोस्तों मैं इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लेता हूं, तो उस स्थिति में अगर अंतर नहीं होगा एचसीएफ, तो अंतर का कोई फैक्टर होगा। कहोगे हम अब कौन सा फैक्टर होगा हमें तो पता नहीं है। कहोगे हाँ, हमें पता नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं ऑप्शन से भी पता करना चाहूं तो ऑप्शन से भी नहीं पता कर सकता हूं, क्योंकि ऑप्शन में एचसीएफ की वैल्यू दी ही ना है। कहोगे हाँ, कुछ और ही पूछा गया है। कहोगे हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए तो एचसीएफ निकालने में इन दोनों संख्याओं का बहुत बड़ी परेशानी का सामना हमें करना पड़ेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब दोस्तों अगर उस परेशानी से बचना है तो हमें किसी दूसरे मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैं कौन सा मेथड प्रयोग करूं? कहोगे देखिए मैंने तो आपने कहा कि भैया हम गुणनखंड तरीके से एचसीएफ निकाल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं गुणनखंड वाले तरीके से निकालना चाहूं तो एक तरह से देखा जाए तो लंबी प्रक्रिया बैठ जाएगी, कोई और तरीका बताइए। तो कहोगे देखिए हमारे ध्यान में आ रहा है कि किन्हीं भी दो संख्याओं को, किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं को जब किसी एक नंबर से काटा जाता है, कहोगे किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं को जब किसी एक नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वही वास्तव में एचसीएफ होता है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या करूं? कहोगे आप इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करिए और जिस संख्या से डिवाइड करेगा वास्तव में वही एचसीएफ होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा तरीका बता दिया एचसीएफ निकालने के लिए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हम ये चेक कर ले रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं वास्तव में किस संख्या से कटेंगी। तो कहोगे देखिए 156 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। और कहोगे 504 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यही है कि ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 12 से डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार अगर ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 12 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो मैं क्या करूं? कहोगे डिवाइड करिए। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 12 के 12, 12 3 36, यहां पर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 दूनी 24। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों आया अनुपात 13:42 निकल कर। दोस्तों अगर देखा जाए तो डिवाइड करने पर 12 से क्या आया? 13:42 आया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 13:42 आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो कहोगे देखिए डिवाइड तो दोनों को किया गया है 12 से, और 12 से डिवाइड करने पर आया है 13:42। अगर दोनों को संख्याओं को 12 से आपने डिवाइड किया है तो 12 ही दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहोगे 12 से इसलिए डिवाइड हुआ क्योंकि पहली संख्या के अंदर भी 12 मौजूद था, दूसरी संख्या के भी अंदर 12 मौजूद था, और एचसीएफ जो होता है कॉमन वैल्यू होती है, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों संख्याओं में तो 12 कॉमन है। अब जब 12 ही कॉमन है, जब 12 कॉमन है तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 12 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब इन दोनों संख्याओं का, मतलब दोनों संख्याओं के योगफल और दोनों संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ 12 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों संख्याओं के योगफल, अगर दोस्तों दोनों संख्याओं के योगफल और दोनों संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ 12 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 12 रहा होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था किन्हीं भी दो संख्याओं के योगफल और एलसीएम का एचसीएफ वही होता है जो वास्तव में उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के योगफल और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ 12 आया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 12 रहा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक दोस्तों, जब उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया होगा, जब दोस्तों उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 12 निकाला गया होगा तो दो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई होंगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। जब दोस्तों दोनों संख्याओं का एचसीएफ 12 निकाला गया होगा तो दो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई होंगी। कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों दोनों सहअभाज्य संख्याएं a, b प्राप्त हुई थी। मान लेते हैं दोस्तों दोनों सहअभाज्य संख्याएं a, b प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों दोनों सहअभाज्य संख्याएं यदि 12 अगर दोस्तों दोनों सहअभाज्य संख्याएं a, b प्राप्त हुई थी तो आप बताइए
वह दोनों संख्याएं क्या थी? कहोगे देखिए दोनों सहअभाज्य संख्याओं में अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वास्तव में जो संख्या थी वो मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहोगे देखिए पहली सहअभाज्य संख्या, पहली जो हमारी संख्या मिली है एचसीएफ निकालने के बाद ए मिली है, और दूसरी संख्या हमारी मिली है बी। अगर मैं ए में मल्टीप्लाई करता हूं एचसीएफ से तो हमारा पहली संख्या मिल जाएगी 12a, मतलब हमारी जो संख्या रही होगी पहली वो 12a रही होगी। इसी प्रकार का होगी अगर दूसरी संख्या जो मिली है एचसीएफ निकालने के बाद b, उसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दूसरी संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया? कहोगे 12b आया, 12b आया। मतलब दोस्तों पहली संख्या हमारी 12a थी और दूसरी संख्या हमारी 12b थी। हाथ में कहोगे 12a थी और 12b थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों पहली संख्या हमारी 12 ये है और दूसरी संख्या हमारी 12b है, अगर दोस्तों हमारी पहली संख्या 12 ये है और दूसरी संख्या 12b है, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा कितना? कहोगे देखिए एलसीएम जो होता है कॉमन वैल्यू को एक बार लिखा जाता है, मैंने कहा ठीक है, और जो अदर वैल्यू होते हैं उन्हें लिखकर लिखने पर जो आता है वही एलसीएम होता है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर पहली संख्या 12a है और दूसरी संख्या 12b है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 12ab होगा। हाँ क्या कहोगे? 12a, b होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। हमारे अनुसार दोस्तों देखा जाए यदि पहली संख्या 12a है और दूसरी संख्या 12b है तो हमारे अनुसार दोनों संख्याओं का एलसीएम 12ab होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों संख्याओं का एलसीएम 504 है, मतलब 12ab बराबर 504 के। कहोगे हाँ, 12ab बराबर 504 के। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो मैं 12 से डिवाइड कर दे रहा हूं। कहोगे डिवाइड कर दीजिए, अगर डिवाइड हो रहा है तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24। हाँ क्या कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ए और बी जो दोनों सहअभाज्य संख्याएं थी दोस्तों ए और बी बराबर 42 आ गया, मतलब दोनों सहअभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कितना है? कहोगे 42 आया है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मुझे दोनों सहअभाज्य संख्याएं पता करनी है तो मुझे दोनों सहअभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के रूप में इसे लिखना पड़ेगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। और तुलना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके तुलना करना पड़ेगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं 42 को लिखना चाहूं दो सहअभाज्य संख्याओं के रूप में तो बहुत सारी वैल्यू आएंगी। हाँ क्या कहोगे? हाँ। 1,42 भी आएंगी, 6,7 भी आएंगी, हो सकता है 21,2 भी आएगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। अब कौन सी वैल्यू हो ये डिसाइड करना मुश्किल है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, एक चीज बताइए, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याएं क्या थी हमारी? कहोगे दोनों संख्याएं तो पहली संख्या कहोगे देखिए पहली संख्या हमारी 12a थी और दूसरी संख्या 12b थी। ठीक है, अगर दोस्तों हमारी पहली संख्या 12a थी और दूसरी संख्या 12b थी, अगर पहली संख्या हमारी 12a थी और दूसरी संख्या 12b थी तो दोनों संख्याओं का योग कितना था? कहोगे दोनों संख्याओं का योग इतना था। ठीक है दोस्तों, हमारे अनुसार देखा जाए तो यदि पहली संख्या 12a है थी और दूसरी संख्या 12b थी तो दोनों संख्याओं का योग इतना होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि दोनों संख्याओं का योग 156 है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। ठीक है, तो यहां से अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा? कहोगे a प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 12 का 12, 12 36 आएगा। हाँ क्या कहोगे? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास दो चीजें मिल गई हैं। हमें यह बात पता चल गया कि भैया दोनों सहअभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिनका जोड़ 13 आएगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। और हमें यह भी बात पता है कि दोनों सहअभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणनफल 42 आएगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। तो दोस्तों 42 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका 42 के ऐसे दो फैक्टर सहअभाज्य संख्याओं के रूप में करिए। तो दोस्तों 42 के ऐसे दो फैक्टर सहअभाज्य संख्याओं के रूप में करिए कि उनका जोड़ 13 आ जाए, उनका जोड़ 13 आ जाए। हाँ क्या कहोगे? हाँ। तो कहोगे देखिए अगर मैं 1,42 लिखता हूं तो ये भी सहअभाज्य संख्या होगी और 1,42 को अगर मैं जोड़ता हूं, दोनों जो सहअभाज्य संख्याएं अगर उनको जोड़ता हूं तो 13 नहीं आएगा। मतलब ये तो वैल्यू नहीं हो सकती है, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं वास्तव में नहीं होंगी। सहअभाज्य संख्याएं हैं लेकिन वास्तव में जो
एचसीएफ निकालने के बाद जो पहली संख्या हमारी ए मिली थी और दूसरी संख्या जो बी मिली थी वो वैल्यू नहीं है। हाँ क्या कहोगे? हाँ ठीक है। मैंने कहा दूसरा कोई फैक्टर ढूंढिए। कहोगे देखिए मैं 6,7 into 7 लिख सकता हूं इसे, और 6 into 7 जो दोनों सहअभाज्य संख्या है उनका जोड़ भी 13 आ रहा है। अगर दोस्तों 6 into 7 लिख सकता हूं, इन दोनों को मैं 6 into 7 लिख सकता हूं, और इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ 13 आ रहा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों सहअभाज्य संख्याएं 6,7 होंगी। तुलना अगर किया जाए तो दोनों सहअभाज्य संख्याएं 6,7 होंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों आप ये मत सोचना कि बहुत भारी है, बहुत आसानी से बहुत तेजी से निकल जाएगा, बहुत तेजी से निकलेगा। ठीक है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब आप सीख जाओगे तो आप तेजी से करना सीख जाओगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों खुद सोचिए, अगर मैं 21,2 लेता तो 21,2 भी सहअभाज्य संख्या होती, लेकिन उन दोनों सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ 13 होता ही ना। कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए और बी वो वैल्यू नहीं है जिनका एचसीएफ निकालने के बाद कहोगे ए और बी वैल्यू वो वैल्यू नहीं है जिनका एचसीएफ है, जिन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने के बाद प्राप्त हुई थी। हाँ ना कहोगे? हाँ। तो केवल दोस्तों ऐसी दो सहअभाज्य संख्याएं 6 और 7 ही होगी जिनका जोड़ 13 ही आएगा। हाँ ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था दोनों सहअभाज्य संख्याएं क्या है, तो दोनों सहअभाज्य संख्या क्या है? 6,7 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग व लसाअ 132 व 360 है। कह रहा है संख्याएं ज्ञात करिए। क्या संख्याएं ज्ञात करिए? मतलब सहअभाज्य संख्याएं हमसे पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में खुद देखिए दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं हमें दिया गया है। हाँ ना कहोगे? हाँ। मतलब हमसे सहअभाज्य संख्याएं पूछ रहा है, जब एचसीएफ निकाला गया होगा तो वो संख्याएं पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योग 132 है। कह रहा है दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का योग 132 है, और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 360 है। अगर दोस्तों दोनों संख्याओं का योग 132 है और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 360 है, तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों संख्याओं के योग और दोनों संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ होगा कितना? कहोगे देखिए दोनों संख्याओं के योग और दोनों संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर या अंतर में कोई फैक्टर होगा। अगर दोस्तों मैं अंतर निकालने जाता हूं तो जो अंतर आएगा यदि वो एचसीएफ नहीं होता है तो उसका कोई फैक्टर होगा। कहोगे हाँ। अब कौन सा फैक्टर होगा वो बात तो हमें पता नहीं है। अगर हम फैक्टर ढूंढने जाए तो बहुत सारे फैक्टर होंगे और ढूंढने में हमें परेशानी भी होगी। कहोगे हाँ। अब कौन सा फैक्टर होगा उस चीज का पता मैं ऑप्शन के भी माध्यम से नहीं निकाल सकता हूं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों किस प्रकार हम पता लगाएंगे एचसीएफ क्या होगा? तो कहोगे देखिए यहाँ पर तो ये अगर हम तरीका अपनाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट तरीका होगा, इसलिए आप फैक्टर वाले मेथड से चले जाइए। अगर मैं फैक्टर वाले मेथड से जाता हूं तब भी मुझे कुछ लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो आपने कहा भैया आप दोनों संख्या को डिवाइड कर लीजिए, जिस भी संख्या से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी पूरी तरीके से वो संख्या ही हमारी एचसीएफ होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 132 और 360 को चेक कर लिया कि किस संख्या से डिवाइड हो रहे हैं दोनों। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों एक बात बताइए, ये 3 से डिवाइड हो रहा है? कहोगे हाँ। ये 3 से डिवाइड हो रहा है? कहोगे हाँ। ये 4 से डिवाइड हो रहा है? कहोगे हाँ। ये 4 से डिवाइड हो रहा है? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि ये 3 से और 4 से दोनों डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 और 4 से डिवाइड दोनों हो रहा है। मतलब ये संख्या 12 से डिवाइड हो रही है, ये भी 12 से डिवाइड हो रही है। अगर 3-4 से ये डिवाइड हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये 12 से डिवाइड हो रही है। अगर ये भी 3-4 से डिवाइड हो रहा है तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये भी 12 से डिवाइड हो रही है। हाँ ना कहोगे हाँ। तो मैंने 12 से डिवाइड कर लिया। 12 एकनन 12, 12 एकनन 12, 12 एकनन 12। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहां पर डिवाइड किया तो 12 या 36, 30 आ गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 30 आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों डिवाइड करने पर 11:30 आया। अब दोस्तों इससे ऊपर तो डिवाइड नहीं होगा? कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर इससे ऊपर डिवाइड नहीं होगा, तो आप बताइए हमारा एचसीएफ होगा कितना? कहोगे देखिए दोनों संख्याओं को 12 से डिवाइड किया गया है, और 12 से ये दोनों संख्याएं तभी डिवाइड हुई होंगी जब इसके अंदर भी 12 मौजूद रहा होगा, इसके अंदर भी 12 मौजूद रहा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और कहोगे देखिए, और एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दोनों संख्याओं में अगर 12 मौजूद है तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ 12 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
दोस्तों हमें पता चलेगा कि इन दोनों संख्याओं के योगफल और दोनों संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ 12 होगा। दोनों संख्याओं के योगफल और दोनों संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ 12 होगा। हाँ हो गया। तो दोस्तों एक बात बताइए, दोनों संख्याओं का जब एचसीएफ निकाला गया होगा तो हमें दो सहभाज्य संख्याएं मिली होंगी। कहोगे हाँ, दोनों सहभाज्य संख्याएं मिली होंगी। मान लेते हैं दोस्तों एलसीएम निकालने के बाद, एलसीएम निकालने के बाद दोनों सहभाज्य संख्याएं a, b मिली थी। हाँ क्या हो गया। अगर दोस्तों दोनों सहभाज्य संख्याएं निकालने के बाद, अगर दोस्तों दोनों संख्याओं में से एचसीएफ निकालने के बाद दोनों सहभाज्य संख्याएं a, b मिली थी, तो बताइए मुझे दोनों संख्याएं क्या थी। दोनों संख्याएं वो क्या थी। कहोगे देखिए, अगर दोनों सहभाज्य संख्याओं में एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों जो संख्याएं थी, जिन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया था वो मिल जाएगा। मिल ठीक है। तो दोस्तों आपने कहा कि दोनों सहभाज्य संख्याएं a, b है क्रम से, इसमें आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों संख्याएं पता चल जाएगी। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a में, जो पहली संख्या जो हमारी थी उसमें से जब हमने एचसीएफ निकाला था a मिला था, और a में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो आ गया 12 ही। मतलब यही है कि पहली जो संख्या थी हमारी, जिसमें से हमने पहली संख्या जो हमारी थी वो 12 ही थी। इसी प्रकार का हो गया। देखिए एचसीएफ निकालने के बाद b प्राप्त हुआ है दूसरी संख्या में से, और दूसरी संख्या में से एचसीएफ निकालने के बाद जो b प्राप्त हुआ है उसमें आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो मिलेगा वो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। हाँ क्या हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि पहली संख्या हमारी 12 a थी और दूसरी संख्या हमारी 12 b थी। हाँ क्या हो गया। अगर दोस्तों हमारी पहली संख्या 12 a थी और दूसरी संख्या हमारी 12 b थी, तो आप बताइए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा कितना। ओके देखिए, एलसीएम जो होता है कॉमन वैल्यू को एक बार लिखा जाता है और जो अदर वैल्यू होती है उसे क्या कहोगे, उसे लिखा जाता है, और जो आता है वही हमारा एलसीएम होता है। हाँ क्या कहोगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों ये चीज आप यहाँ पर भी कर सकते थे। हमें पता है कि भैया एचसीएफ जो होता है कॉमन, हमें पता है यही है कि जो कॉमन एलसीएम निकालते समय जो कॉमन वैल्यू होता है उसे एक बार लिखा जाता है और अदर वैल्यू को लिख लिया जाता है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, दोनों संख्या में दोस्तों कॉमन वैल्यू, अगर एचसीएफ दोस्तों दोनों संख्याओं का 12 आया था तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों संख्याओं का कॉमन वैल्यू 12 रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, 12 को लिख लिया। अदर वैल्यू क्या मिली थी एचसीएफ निकालने के बाद, कहोगे a, b मिली थी, a, b लिख लेता तो यहीं पर हमारा एचसीएफ आ जाता। ठीक दोस्तों, ये आपको तब करना है जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे। ये तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए कर रहा हूँ। दोनों संख्याओं का दोस्तों, अगर पहली संख्या हमारी 12 a थी और दूसरी संख्या 12 b थी, तो दोनों हमारे अनुसार दोनों संख्याओं का एलसीएम 12 a भी होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि 360 होगा। हाँ क्या कहोगे। अगर दोस्तों मैं ए बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, कहोगे 6 × 30 आएगी। क्या आएगी, 30 आएगी। मतलब दोनों सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या रही होंगी, मतलब दोनों सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या रही होंगी जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 30 आया होगा। हाँ तो हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं सहभाज्य संख्याएं निकालना चाह रहा हूँ, अगर दोस्तों मुझे दोनों सहभाज्य संख्याएं a, b पता करना है, तो मुझे 30 को इस प्रकार तोड़ के लिखना है। इस प्रकार दोनों सहभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ के लिखना है। इस प्रकार दो सहभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ के लिखना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 30 है। अगर दोस्तों मैं तोड़ता हूँ सहभाज्य संख्याओं के रूप में तो 1,30 भी लिख सकता हूँ। इस प्रकार देखा जाए तो a और b की वैल्यू 1,30 भी हो सकती है। 2,15 भी लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो a और b की वैल्यू 2,15 भी हो सकती है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हो सकता है 1-2 वैल्यू और मिले। अब कौन सी वैल्यू होगी हमें तो ये नहीं पता है, लेकिन हम दोस्तों ऑप्शन के माध्यम से मार सकते हैं। 1,15 अगर देखा जाए तो 1,15 नहीं है, मतलब ऑप्शन में देखा जाए तो अगर 1,30 लिखता हूँ तो 1,30 तो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब हमारे ए और बी जो दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं वो तो है ही ना। अगर मैं इसे 6,5 लिखता हूँ तो 6,5 ऑप्शन में है, तो इसलिए 6,5 हमारी क्या होगी, दोनों सहभाज्य संख्या होंगी। अगर मैं और कुछ लेता हूँ तो और कुछ तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम ऑप्शन के माध्यम से भी मार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन के माध्यम से हमारी दोनों सहभाज्य संख्याएं 6,5 होंगी। ऑप्शन के माध्यम से हमारी दोनों संख्याएं क्या होंगी, दोनों सहभाज्य संख्या क्या होंगी, कहोगे 6,5 होंगी। लेकिन अगर मुझे ऑप्शन ना दिया होता तब मैं
एक चीज का और सहारा यहाँ पर लेता। अगर दोस्तों मुझे ऑप्शन ना दिया होता तो मैं किसी और चीज का सहारा लेता। वो चीज क्या थी आप बताइए। दोनों संख्याओं, दोनों पहली संख्या कितनी थी? तो पहली संख्या 12a थी और दूसरी संख्या हमारी 12b थी। अगर दोस्तों पहली संख्या हमारी 12a थी और दूसरी संख्या हमारी 12b थी तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना था? और इतना था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में दिया था दोनों संख्याओं का योगफल 132। हाँ क्या हो गया? अगर मैं a और प्लस b की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो गया? a प्लस b की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो 12 × 12, 12 × 12, मतलब दोनों सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या रही होंगी जिनका जोड़ क्या है? हो गया 11 है। दोस्तों इसका मतलब तो यही है कि दोनों सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या रही होंगी, दोनों सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या रही होंगी जिनका जोड़ 11 है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर मैं इसे मुझे पता ना होता कि कौन सा दो सहभाज्य संख्याएं होंगी तो यहाँ पर देखा जाए तो ए बी बराबर 30 है। हो गया हाँ। और तब मैं कह सकता हूं कि दोनों सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या रही होंगी जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 30 आया होगा। और यहाँ पर देखूं तो दोनों सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या रही होंगी जिनका जोड़ करने पर 11 आया होगा। हाँ क्या हो गया? तो दोस्तों हमें यहाँ पर ऐसी दो सहभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना था जिनका गुणनफल करने पर तो 30 आता लेकिन जोड़ने पर 11 आता। तो ऐसी दो सहभाज्य संख्याएं 6,5 ही होगी, 6,5 ही हो गया जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 30 आएगा और जोड़ने पर 11 आएगा। हाँ क्या हो गया? और कोई भी दो सहभाज्य संख्याएं ऐसी नहीं हो सकती। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे ये चीज नहीं करना है तो मैं ऑप्शन के माध्यम से इसे सोल्व कर सकता हूँ। अगर मुझे ऑप्शन ना पता हो तो मुझे इसका भी सहारा लेना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया था लेकिन उस क्वेश्चन में आपको बता दिया हूँ। हाँ क्या हो गया? आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी दो क्रमागत सम संख्या, कह रहा है किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ 84,2 है। कह रहा है किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम 84 है और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 2 है। कह रहा है इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? हो गया किसी भी नंबर को एक के अपॉन में लिखना ही व्युत्क्रम कहलाता है। तो अगर किसी भी नंबर को एक के अपॉन में लिखना व्युत्क्रम कहलाता है। मतलब हो गया देखिए, इसका मतलब यही है कि अगर 3 का व्युत्क्रम निकालना चाहूं तो 3 को व्युत्क्रम निकालने के लिए 1 के अपॉन में लिख दीजिए। मतलब हो गया, मतलब 1/3 लिख दीजिए और जो आया है 1/3 वही क्या है? 3 का व्युत्क्रम है। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने से पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मुझे कुछ जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर दो लगातार सम संख्याएं यदि दोस्तों दो लगातार सम संख्याएं 16 और 18 है, यदि दोस्तों दो लगातार सम संख्याएं 16,18 है, यदि दो लगातार सम संख्याएं 16,18 है तो आप दोस्तों बताइए मुझे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा कितना? यदि दोस्तों दो लगातार सम संख्या 16,18 है तो इन दोनों संख्याओं का बताइए एचसीएफ कितना होगा? कहोगे देखिए 16 को मैं लिख सकता हूँ 8,2 और 18 को लिख सकता हूँ 9,2। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों में तो कॉमन वैल्यू 2 दिख रही है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का, इसलिए 16 और 18 का एचसीएफ 2 होगा। हाँ अपना हो गया। दोस्तों जब आपने पहली संख्या में जो 2 कॉमन था उसे आपने निकाला और दूसरी संख्या में जो कॉमन वैल्यू था उसे भी आपने निकाला तो हमें एचसीएफ 2 मिला। हाँ अपना हो गया। दोस्तों पहली संख्या में से एचसीएफ निकालने के बाद आपको कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? कहोगे 8। और दूसरी संख्या में से जब आपने एचसीएफ निकाला है तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? कहोगे 9। दोस्तों जब आपने दोनों संख्याओं में से एचसीएफ को निकाल लिया है तो दोस्तों दोनों संख्याओं में से एचसीएफ निकालने के बाद 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त हुई है। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों आप चाहे जो एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं दो संख्याओं के, दो लगातार सम संख्याओं, अगर दो लगातार सम संख्याएं लेकर आप सोल्व करते हैं तो आप हमेशा पाओगे कि जब उनका एचसीएफ निकाला जाएगा तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं ही पाओगे। दोस्तों आप चाहे जो एग्जाम्पल ले लीजिए दो लगातार सम संख्याओं का, अब दोस्तों आप चाहे जो 2 एग्जाम्पल ले लीजिए दो लगातार सम संख्याओं का, और जब आप उन दोनों संख्याओं का, तो दोस्तों आप देखेंगे कि जब उन दोनों संख्याओं का आप एचसीएफ निकालोगे तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी। आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखना है? कि 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है। आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। हाँ दोस्तों मुझे इस यहाँ पर एग्जाम्पल देने का मेरा यही सोच था। दोस्तों मेरा
मेरा उद्देश्य केवल यही था कि आपको ये बात पता हो कि दो लगातार जब सम संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है तो एचसीएफ निकालने के बाद जो दो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं वो कुछ और नहीं होती है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। हाँ कि ना कहोगे? आपको अच्छे तरीके समझ में आया कहोगे? हाँ। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? एक बात बताइए दोस्तों, दो लगातार सम संख्याओं का, इस क्वेश्चन में कहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 है, मतलब दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया है। तो दोस्तों एचसीएफ जब निकाला गया होगा दोनों सम संख्याओं में से जब एचसीएफ निकाला गया होगा तो हमें सहअभाज्य संख्याओं के रूप में दोनों जो संख्याएं मिली होंगी वो कुछ और नहीं होंगी, दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी। हाँ कि ना कहोगे? दोनों जो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई होंगी एचसीएफ निकालने के बाद वो कुछ और नहीं होंगी, दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं होंगी। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है दोस्तों किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का लसप है और मास है 84,2 है। कह रहा है दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का एलसीएम 84 है और एचसीएफ 2 है। दोस्तों एक बात बताइए, जो दोनों संख्याएं थी उनका जब आपने एचसीएफ निकाला था तो दो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई होंगी कहोगे? हाँ, दो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई होंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मान लेते हैं दोस्तों दोनों सहअभाज्य संख्याएं a, b प्राप्त हुई थी। अगर दोस्तों मुझे उन दोनों संख्याओं को पता करना है तो मुझे क्या करना चाहिए कहोगे? देखिए दोनों जो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं एचसीएफ निकालने के बाद, एचसीएफ 2 निकालने के बाद जो सहअभाज्य संख्याएं दोनों प्राप्त हुई है a, b, उसमें अगर आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हो तो दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने a और b एचसीएफ निकालने के बाद जो संख्याएं प्राप्त हुई है a, b, उसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या कहोगे? 2a आएगा और 2b आएगा, मतलब पहली संख्या हमारी 2a थी और दूसरी संख्या हमारी 2b थी। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों एक बात बताइए, अगर हमारी पहली संख्या 2a है और दूसरी संख्या हमारी 2b थी तो दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा कितना कहोगे? देखिए एलसीएम जो होता है कॉमन वैल्यू को एक बार लिखा जाता है, कॉमन वैल्यू तो 2 है और जो अदर वैल्यू होता है उसे लिख लिया जाता है। अदर वैल्यू तो ab प्राप्त हुई है। हाँ कि ना कहोगे? इस प्रकार कहोगे। देखिए अगर इस प्रकार यदि पहली संख्या हमारी 2a थी और दूसरी संख्या हमारी 2b थी तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 2ab होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम 84 है, मतलब 2ab बराबर 84 के कहोगे? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा कहोगे? 42 आएगा। ठीक है, 42 आएगा। मतलब दोनों सहअभाज्य संख्याओं मतलब दोस्तों दोनों सहअभाज्य संख्याएं क्या का गुणनफल क्या होगा? 42 होगा। अब दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल में क्या समझाया था कहोगे? आपने यही समझाया था कि कहीं भी दो लगातार सम संख्याओं का जब एचसीएफ निकाला जाता है तो जो एचसीएफ निकालने के बाद सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं वो कुछ और नहीं होती है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं होती है। हो गया। अब दोस्तों ये जो दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं वो ऐसी संख्या नहीं होंगी, ऐसी दो लगातार ये दोस्तों दोनों जो सहअभाज्य संख्याएं हैं ये कुछ और नहीं होंगी, दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मुझे a और b की वैल्यू प्राप्त करना है तो ऐसे मुझे फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, ऐसे दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जिनका गुणनफल 42 है। हाँ हो गया। तो दोस्तों आप बताइए ऐसे दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ऐसे दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं होंगी कौन सी जिनका गुणनफल 42 है? कहोगे ऐसी दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं केवल 6,7 होंगी, 6,7 होंगी जिनका गुणनफल करने पर 42 आएगा। हाँ ना हो गया। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूं तो a बराबर आएगा 6, b बराबर आएगा 7, मतलब एचसीएफ निकालने के बाद जो संख्याएं मिली थी वो 6,7 मिली थी। हाँ ना हो गया। अगर दोस्तों मुझे दोनों संख्याएं पता करनी है तो मुझे a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी कहोगे? हाँ। दोस्तों मैं तुलना कर रहा हूं तो a की वैल्यू ऐसा नहीं है दोस्तों 7,6 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं तुलना करता हूं तो a की वैल्यू 6 है, मैंने यहाँ पर रख दिया 6, तो क्या आया कहोगे? 12 आया। क्या 12 आया कहोगे? पहली संख्या देखा जाए तो 12 आया। हाँ क्या हो गया? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कहोगे देखिए यहाँ पर ये a की वैल्यू 6 है, अगर यहाँ पर a की वैल्यू रखते हैं तो आएगा पहली संख्या 12। ठीक है, कहोगे देखिए b की वैल्यू 7 है, यहाँ पर अगर आप रखते हो तो
यहाँ पर अगर आप रख देते हो तो दूसरी संख्या हमारी 14 आएगी। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया पहली संख्या 12 थी और दूसरी संख्या हमारी 14 थी। लेकिन दोस्तों इसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि पहली और दूसरी संख्या बताइए, इसमें कहा था कि पहली और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या हमारी 12 है, कहोगे हाँ। अगर पहली संख्या 12 है तो पहली संख्या का व्युत्क्रम होगा कितना, कहोगे पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/12 होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी संख्या हमारी 14 है, कहोगे हाँ। अगर दूसरी संख्या हमारी 14 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम होगा कितना, कहोगे 1/14 होगा। दोस्तों दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, कहोगे इतना होगा। ठीक है, यही तो पूछा था, कहोगे हाँ। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा कितना, कहोगे एलसीएम तो 84 आएगा, कहोगे 84 आएगा एलसीएम। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। 12 7 84, 7 आया। 14 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 14 25 70, 14 6 84 और 6 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 13/84 आएगा। हाँ क्या कहोगे हाँ, 13/84 है। मतलब दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या है, कहोगे 13/84 है। क्या 13/84? कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम का योग वह अंतर क्रम से 592 है और 518 है। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का योग 296 है तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। क्या दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लासों में आपको बताया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया जाए, किन्हीं भी दो संख्याओं का यदि वो योग और अंतर दिया जाए तो आपको पहली और दूसरी संख्या पता करने के लिए उन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ दीजिए और जोड़कर जो आएगा उसे आधा कर दीजिए और जो आएगा आधा करने पर वो पहली संख्या मिलेगी। इसी प्रकार कहा था दोनों संख्याओं का अंतर लीजिए और अंतर जो आएगा उसे आधा कर दीजिए, आधा करने पर जो आएगा वो दूसरी संख्या होगी। हाँ क्या हो गया। कुछ दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर दिया है, दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 592 दिया है। दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 592 दिया है। हाँ क्या हो गया। इसी प्रकार दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 518 दिया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे एलसीएम पता करना है तो इन दोनों संख्याओं का मुझे जोड़ करना पड़ेगा, कहोगे हाँ। और जोड़ने पर जो आएगा उसका आधा करना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों जोड़ने पर आया 1110 और मैंने इसका आधा कर दिया तो क्या होगा, अगर आप इसका आधा करते हो तो आएगा 555। मतलब उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 555 होगा। हाँ अपने आप हो गया। ठीक है दोस्तों, हमें एलसीएम तो पता चल गया, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए अगर एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों संख्याओं का आप अंतर लीजिए, अंतर आएगा जो उसका आधा कर दीजिए, आधा करने पर जो आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। हाँ क्या हो गया। हाँ दोस्तों, अगर मैं अंतर लेता हूँ, अगर दोस्तों मैं अंतर लेता भी हूँ तो क्या आएगा अंतर, कहोगे देखिए अंतर आएगा 4। ठीक है, 8 में से 1 घटाएंगे 74 अंतर आएगा। हाँ क्या हो गया। और 74 का अगर मैं आधा करता हूँ तो आएगा 37। हाँ क्या हो गया। तो अगर दोनों संख्याओं का अंतर 74 आ रहा है और 74 का आधा करने पर 37 आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ 37 रहा होगा। हाँ क्या हो गया। दोस्तों दोनों संख्याओं का एलसीएम 555 था, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ 37 था। हाँ क्या हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, दोनों संख्याओं का जब हमने एचसीएफ 37 निकाला था दोस्तों, तो 37 निकालने के बाद दोनों संख्याओं में से एचसीएफ 37 निकालने के बाद जो संख्याएं प्राप्त हुई होंगी वो दो सहभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई होंगी। तो यहाँ दोस्तों एचसीएफ 37 निकालने के बाद दोनों संख्याओं में से एचसीएफ 37 निकालने के बाद दो सहभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई होंगी। हाँ क्या हो गया। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों दो सहभाज्य संख्याएं एचसीएफ 37 निकालने के बाद a, b प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे दोनों संख्याएं प्राप्त करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे देखिए अगर आपको दोनों संख्याएं पता करनी है तो दोनों जो सहभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं एचसीएफ 37 निकालने के बाद दोनों जो सहभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं उसमें आप उन दोनों सहभाज्य संख्याओं में आपको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहली जो संख्या थी हमारी उसमें से जब हमने एचसीएफ निकाला था 37 तो a प्राप्त हुआ था, कहोगे हाँ।
ए में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 37A। मतलब पहले जो संख्या हमारी थी वो 37A थी। हाँ क्या हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी जो संख्या थी उसमें से जब मैंने एचसीएफ निकाला था 37 तो बी प्राप्त हुआ था, हो गया। उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मिला 37B। मतलब दूसरी संख्या जो हमारी थी 37B थी। हाँ क्या हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों हमारी पहली जो संख्या थी 37A थी और दूसरी जो संख्या थी हमारी 37B थी। दोस्तों पहली जो हमारी संख्या थी वो 37A थी। पहली जो हमारी संख्या थी 37A थी और दूसरी संख्या हमारी 37B थी। अगर दोस्तों पहली संख्या हमारी 37A है, दूसरी संख्या हमारी 37B है, तो दोनों संख्याओं का योग है कितना कहोगे, इतना है। हाँ कितना कहोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 296 है, 296 है। तो A प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी कहोगे, देखिए अगर मैं यहाँ से 37 कॉमन लेता हूँ तो 37A प्लस बी आएगा। और 37 से मैं 296 को अगर डिवाइड भी करता हूँ, 296 को अगर डिवाइड करता हूँ, 296 को अगर 37 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा कहोगे, देखिए अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो नहीं, 4 से कहोगे नहीं, 5 से कहोगे नहीं, 6 से कहोगे नहीं, 7 से कहोगे नहीं, 8 से कहोगे, 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब A प्लस बी बराबर 8 आएगा, हो गया। हाँ दोस्तों A और B क्या थी कहोगे, दो सहभाज्य संख्याएं थी। मतलब दोनों सहभाज्य संख्या ऐसी रही होंगी, मतलब दोनों सहभाज्य संख्या एक ऐसी संख्याएं रही होंगी जिनका जोड़ करने पर 8 आया होगा। हाँ क्या हो गया। अगर दोस्तों मुझे दोनों सहभाज्य संख्याएं पता करनी है तो मुझे 8 को इस प्रकार तोड़ना होगा, इस प्रकार दो सहभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना होगा कि जिनका जोड़ 8 आए। हाँ क्या हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं तोड़ने जाता हूँ, दो सहभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ने जाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे जोड़े निकल कर आएंगे, लेकिन कौन सा जोड़ा होगा हमें वो चीज पता नहीं है। हाँ कि हो गया, हाँ ठीक है। दोस्तों अब उस चीज का हमें निस्तारण करने के लिए किसी दूसरी चीज का सहायता लेना पड़ेगा। हाँ कि हो गया। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, पहली संख्या हमारी 37 थी कहोगे, हाँ। दूसरी संख्या हमारी 37 थी कहोगे, हाँ। हमारी पहली संख्या 37 थी और दूसरी संख्या 37 थी। अगर दोस्तों हमारी पहली संख्या 37 थी, दूसरी संख्या हमारी 37 थी, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा कितना कहोगे, 37AB होगा, 37AB होगा। हाँ कितना हो गया। हमारे अनुसार दोस्तों देखा जाए तो दोनों संख्याओं का एलसीएम 37AB होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों संख्याओं का एलसीएम 555 होगा। हाँ क्या हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं A और B की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा कहोगे, देखिए 37 तिया होता है 111, ठीक है, और 5 के मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो 15 आ जाएगा। मतलब ए बी की वैल्यू 15 आ जाएगी। हाँ क्या हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। मतलब दोनों सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं रही होंगी जिनका जोड़ करने पर तो जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 15 आया होगा, और जिनका जोड़ करने पर मतलब दोस्तों दोनों सहभाज्य संख्याएं एक ऐसी संख्या रही होंगी जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 15 आया होगा, लेकिन जोड़ने पर 8 आया होगा। हाँ क्या हो गया। तो दोस्तों आप 15 तोड़िए, इस प्रकार दो सहभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़िए। तो दोस्तों आप 15 को इस प्रकार दो सहभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़िए कि गुणा करने पर तो 15 है, लेकिन उन दोनों सहभाज्य संख्याओं को जोड़ा जाए तो 8 है। तो भैया इस प्रकार देखा जाए तो केवल इसे 3,5 के रूप में 3,5 के रूप में ही तोड़ा जा सकता है। हाँ क्या हो गया, जिनका गुणा करने पर तो 15 आएगा, लेकिन जोड़ करने पर 8 आएगा। हाँ कि हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। मतलब पहली जो मतलब ए की वैल्यू 3 रही होगी, मतलब अगर तुलना करूं तो ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी, हो गया। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई नहीं। अगर दोस्तों ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है तुलना करने पर, तो मैं कह सकता हूँ कि जब एचसीएफ निकाला गया होगा तो एचसीएफ 37 निकाला गया होगा दोनों संख्याओं में से, तो 3,5 मिला होगा। हाँ क्या हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई नहीं। अगर दोस्तों मुझे दोनों संख्याएं पता करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए कहोगे, देखिए पहली संख्या हमारी 37 थी, अगर पहली संख्या पता करनी है तो ए की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। दूसरी संख्या हमारी 37 भी थी, अगर दूसरी संख्या पता करनी है तो बी की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक। तो दोस्तों मैं रख देता हूँ ए की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्या मिलेगा कहोगे, देखिए 37 तिया होता है 111। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहली संख्या हमारी 111 रही होगी, कहोगे 37 तिया 111 होता है, ए की वैल्यू अगर रखता हूँ तो आएगा 111। मतलब पहली संख्या हमारी क्या रही होगी कहोगे, 111 रही होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार कहोगे, देखिए बी की वैल्यू 5 है, मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ 5 7 35 के 5
5 3 15, 15 3 18 हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी संख्या 185 रही होगी। हो गया। देखिए पहली संख्या 111 रही होगी और दूसरी संख्या 185 रही होगी। या आप इसे घुमा के भी कह सकते हो कि पहली संख्या हमारी 185 रही होगी, दूसरी संख्या हमारी 111 रही होगी। हाँ क्या हो गया। हाँ, क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है 3,5 ही लिखा जाए, 5,3 भी लिख सकते हैं। हाँ क्या हो गया। हाँ, तो इससे आपको घबराना नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ए को मान क्या रहे हैं, ए को मान क्या रहे हो, 3 मान रहे हो कि 5 मान रहे हो। ठीक है, उसके हिसाब से वो परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, घबराना आपको नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याओं का लय सैप 117 है, प्रत्येक जोड़े का मय सैप 3 है। कह रहा है सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हाँ क्या हो गया। दोस्तों जब आपने चारों संख्याओं का एचसीएफ निकाला था, जब दोस्तों आपने चारों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया था तो आपको 4 संख्याएं मिली होंगी। हाँ क्या हो गया। एचसीएफ निकालने के बाद 4 संख्याएं मिली होगी। मान लेते हैं दोस्तों एचसीएफ निकालने के बाद चारों संख्याओं में से एचसीएफ निकालने के बाद आपको संख्याएं प्राप्त हुई थी ए बी सी डी मिली थी। हाँ क्या हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे फिर से वही संख्याएं प्राप्त करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए कहोगे। देखिए जब आपने चारों संख्याओं में से एचसीएफ 3 निकाल लिया था तो हमें ए बी सी डी मिला था। अगर आप इन जो संख्याएं मिला है एचसीएफ निकालने के बाद, जो संख्याएं प्राप्त हुई है एचसीएफ निकालने के बाद, जो संख्याएं बच गई थी उसमें आप फिर से एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें चारों जो संख्याएं थी वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली संख्या क्या मिलेगी होगी। पहली संख्या हमारी वास्तव में 3a रही होगी, दूसरी संख्या हमारी 3b मिलेगी, तीसरी संख्या 3c मिलेगी, चौथी संख्या हमारी 3d मिलेगी। मतलब पहली संख्या हमारी 3a थी, दूसरी संख्या 3b थी, तीसरी संख्या 3c थी और चौथी संख्या 3d थी। हाँ क्या हो गया। हाँ ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर पहली संख्या हमारी 3a थी, दूसरी संख्या 3b थी, तीसरी संख्या 3c थी, चौथी संख्या 3d थी, तो इन चारों संख्याओं का एलसीएम था कितना कहोगे। देखिए एलसीएम जो होता है, एलसीएम जब हम निकालते हैं तो कॉमन वैल्यू को एक बार लिखते हैं कहोगे। देखिए एलसीएम जब हम निकालते हैं तो कॉमन वैल्यू को एक बार लिखते हैं। मैंने कहा हाँ कहोगे। तो चारों में देखा जाए तो कॉमन वैल्यू 3 है और अदर वैल्यू देखा जाए तो ए बी सी डी है। हाँ क्या कहोगे। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो चारों संख्याओं का एलसीएम 3 ए बी सी डी होगा। हाँ क्या कहोगे। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों हमें पता चल गया कि चारों संख्याओं का एलसीएम 3 ए बी सी डी है, लेकिन दोस्तों कह रहा है कि चारों संख्याओं का एलसीएम 117 है। चारों संख्याओं का एलसीएम 117 है। हाँ क्या बोला है, मतलब 3 ABCD बराबर 117 की है, मतलब 3 ABCD बराबर 117 की है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक कह रहा है कि सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या हमारी 3a थी, पहली संख्या हमारी 3a थी, दूसरी संख्या 3b थी, तीसरी संख्या 3c थी, चौथी संख्या 3d थी। तो दोस्तों आप बताइए चारों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होगा कितना। अगर पहली संख्या हमारी 3a है, दूसरी संख्या हमारी 3b है, तीसरी संख्या हमारी 3c है, चौथी संख्या हमारी 3d है, तो इन चारों संख्याओं का गुणनफल होगा कितना। इन चारों संख्याओं का गुणनफल होगा कितना। ये देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो आएगा 27। ठीक, 27 आ गया। मैंने केवल तीन 3 की मल्टीप्लाई की है, पहला दूसरा तीसरा, क्या आ गया कहोगे 27 आ गया। ये क्या है कहोगे 27 आ गया। ठीक है, एक 3 बच गया है कहोगे हाँ। अब ए बी सी डी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए की मल्टीप्लाई से बी सी करेंगे तो ए बी आएगा, ए बी की मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो ए बी सी आ गया, ए बी सी की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 3 ए बी सी डी आएगा। हाँ क्या कहोगे हाँ, 3 ए बी सी डी आएगा, 3 ए बी सी डी आएगा। और दोस्तों 3 ए बी सी डी की वैल्यू कितनी है कहोगे 117 है। मैंने यहाँ पर 117 लिख दिया, रख दिया 117। तो दोस्तों आपने देखा कि चारों संख्याओं का गुणनफल क्या आया कहोगे 27 × 117 आया। हाँ क्या कहोगे। तो दोस्तों आपने देखा कि चारों संख्याओं का गुणनफल क्या आया कहोगे, चारों संख्याओं का गुणनफल 27 × 117 आया। चारों संख्याओं का गुणनफल 27 × 117 आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का हर चीज प्रयास किया है, हर चीजों को समझाने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया है। ठीक है, तो दोस्तों इस ऑप्शन में सब 24 की जगह 27 होना चाहिए था। इस ऑप्शन में मुझसे गलत टाइप हो गया है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है,
आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ऊर्जा और नई उत्साह के साथ। नमस्कार।